Good morning everyone. Myself Kartar Chaudhary, lecturer in Electronics Department, Government Polytechnic College, Ajmer. Today I start the new topic, adder circuit using operational amplifier. The subject is linear integrated circuit and design. Subject code is EL307. The adder circuit uses an operational amplifier, and the operational amplifier is the basic building blocks of linear and non-linear analog systems. यानी आज हर एप्लीकेशंस में, हर सिस्टम्स में ऑप एम्प का यूज़ किया जा रहा है ड्यू टू इट्स गेन एंड ड्यू टू इट्स स्टेबिलिटी, ड्यू टू इट्स अवॉइडनेस ऑफ नॉइज इन आउटपुट. There are many advantages of op amps. That's why it is the basic building blocks of linear and non-linear analog systems. Some examples of linear systems are adder, subtractor, differentiator, integrator, voltage to current converter and current to voltage converter, instrumentation amplifier like that. And there are another examples of non-linear circuits are logarithmic amplifier, anti-logarithmic amplifier like that. Now we start design an adder circuit using operational amplifier. This is the circuit of a summing amplifier or an adder using operational amplifier. Here the different input V1, V2, V3 are applied to inverting input terminal of the op amp, and the non-inverting terminal is grounded. These inputs signals affect the output signals combinedly, and RF is the feedback resistance. So here we can use सुपरपोजिशन थ्योरम. सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करते हुए इंडिविजुअल वोल्टेज सोर्स का अकॉर्डिंग कितना आउटपुट वोल्टेज रहेगा ये फाइंड आउट किया जा सकता है. एंड द मोस्ट एप्लीकेशंस ऑफ एडर आर इन एनालॉग कंप्यूटर्स. आज एनालॉग कंप्यूटर्स में सबसे ज़्यादा यूजेज एडर, सब्ट्रैक्टर, समिंग एम्पलीफायर इनका किया जाता है. सो स्टार्ट वर्किंग ऑफ एन एडर और समिंग एम्पलीफायर. यहाँ पे इनपुट सप्लाई V1 थ्रू R1 से कनेक्ट है इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पे. सेम इसी तरीके से V2 सप्लाई R2 से कनेक्टेड है इन्वर्टिंग. V3 इसी तरीके से R3 से कनेक्टेड है इसमें. अगर सपोज R1 इक्वस टू R2 इक्वस टू R3 इक्वस टू एक कांस्टेंट वैल्यू R अज्यूम कर लेते हैं, यानी सभी रेजिस्टेंस सेम वैल्यू के हैं और उनकी वैल्यू R है, तो V1 की वजह से आउटपुट वोल्टेज कितना होगा. तो सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करते हैं. जब एक वोल्टेज सोर्स आप इफेक्टिव मानते हैं तो बाकी सबको उनके इंटरनल इम्पीडेंस से रिप्लेस करते हैं, यानी या वोल्टेज सोर्स को ग्राउंड कर दिया जाता है. तो V2 को ग्राउंड कर देते हैं, V3 को ग्राउंड कर देते हैं, यानी ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल हो गए. और R और R दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल है तो उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट होगा R/2. तो ये जो सर्किट का सिनेरियो होगा V1 के केस में, जबकि V2 और V3 को आपने 0 अज्यूम कर लिया है, कुछ इस तरीके से होगा लाइक दैट. V1 आपने इफेक्टिव माना है, V2 V3 को 0 कर दिया है और दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में हो गए. दोनों पैरेलल रेजिस्टेंस को सोल्व करेंगे तो R/2 आएगा. यानी V1 है, R से फीडबैक हो रहा है, इनपुट इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पे जा रहा है, और यहाँ पे जो वोल्टेज है ये VA एज्यूम कर लिया मैंने, इसका नोटेशन दिया VA. तो अब V1 के लिए VA1 हो गया, और VA1 की वैल्यू क्या होगी, इस पॉइंट से लेकर ग्राउंड तक का वोल्टेज. VA1 इज़ द वोल्टेज फ्रॉम दिस पॉइंट टू ग्राउंड, यानी R/2 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो VA1 होगा, और ये VA1 इज़ द इफेक्टिव इनपुट ऑफ द ऑप एम्प, एंड अकॉर्डिंग टू दिस इनपुट वोल्टेज आउटपुट विल रिफ्लेक्ट. तो V1 की वजह से VA1 आया, और VA1 की वैल्यू इस तरीके से कैलकुलेट की जा सकती है यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर रूल. वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या कहता है कि सीरीज में अगर वोल्टेज का डिवीजन हो रहा है तो डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं इनपुट वोल्टेज इंटू जिसके अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करना उसका रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल सम ऑफ रेजिस्टेंस. तो इस तरीके से R/2 के क्रॉस फाइंड आउट करना, क्योंकि VA1 क्या है, दिस पॉइंट से ग्राउंड तक का वोल्टेज, यानी R/2 के क्रॉस जो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज होगा. तो इस तरीके से VA1 फाइंड आउट कर लिया वोल्टेज डिवीजन रूल से. VA1 को सोल्व कर लिया, यह आया V1/3. तो इसके अकॉर्डिंग आउटपुट वोल्टेज क्या होगा,
आउटपुट वोल्टेज इन्वर्टिंग मोड है तो कुछ इस तरीके से होगा, माइनस आर एफ अपॉन आर वन। आर वन क्या होता है, आर वन ये रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पे आर वन लगाते हैं, यानी इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो आर वन होगा। ये आर वन अलग है, जो आपका नॉर्मल जो इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल जो होता है उसमें आर वन एक सिंगल रेजिस्टेंस होता है, और यहाँ पे तीन रेजिस्टेंस हो गए तो तीनों का जो इक्विवेलेंट होगा वो आर वन माना जाएगा। तो यहाँ पे जो आउटपुट का फॉर्मूला होता है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विद फीडबैक, वो होता है माइनस आर एफ अपॉन आर वन इंटू इफेक्टिव इनपुट। यहाँ वी ए वन है, वी ए वन की वैल्यू पुट कर दी आपने, और आर वन की वैल्यू इस तरीके से कैलकुलेट करके पुट कर दी। तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो उनका इक्विवेलेंट आर बाई थ्री आएगा, और इसको सोल्व करने पे वी ओ वन की वैल्यू आई माइनस आर एफ इंटू वी वन अपॉन आर। सिमिलरली दूसरे वोल्टेज वी टू वोल्टेज को इफेक्टिव मानते हैं, बाकी V1 और V3 को ग्राउंड कर देते हैं, तो आउटपुट वोल्टेज होगा उसके अकॉर्डिंग दिस। सिमिलरली VO3 यानी थर्ड आउटपुट होगा ये, और बिकॉज सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई किए तो तीनों का एल्जेब्रिक सम आपको आउटपुट पे मिलेगा, यानी V0 इक्वल्स टू V01 प्लस V02 प्लस V03, दैट विल बी इक्वल्स टू लाइक दैट। तीनों वैल्यूज़ को आप पुट कर दीजिए, और सोल्व करने पे V0 की वैल्यू आई माइनस आर एफ अपॉन आर। आर एफ है फीडबैक रेजिस्टेंस, आर इज़ द इनपुट रेजिस्टर्स जो करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस है वो, और V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ पे आर एफ अपॉन आर वन है गेन फैक्टर कहलाता है, और माइनस सिंबल आ रहा है बिकॉज ऑप एम्प का इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन यूज किया जा रहा है, और इन्वर्टिंग में आउटपुट और इनपुट के बीच जो फेज डिफरेंस होता है वो 180 का होता है, यानी माइनस सिंबल इस वजह से आ रहा है। और अगर इस इक्वेशन को देखें या फिर आर एफ को आर मान लिया जाए, आर एफ इक्वल्स टू आर मान लिया जाए, तो ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा, वी नोट इक्वल्स टू माइनस ऑफ V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी V नोट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ इनपुट वोल्टेजेस, दैट्स वाई दिस सर्किट इज़ नोन एज समिंग एम्पलीफायर और एडर सर्किट। यहाँ पे ऐड कर रहा है, एल्जेब्रिक सम कर रहा है, और दिस इज एम्पलीफिकेशन फैक्टर, तो समिंग एम्पलीफायर भी कह देते हैं और एडर भी कह देते हैं। तो इस तरीके से ऑप एम्प को यूज करते हुए एक एडर सर्किट डिज़ाइन किया जा सकता है। ओके, थैंक यू।